नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आप सभी की फरमाइश पर। जैसा कि बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था, सर इलेक्शन थ्योरी के टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करो, तो आज हम आप सभी की मांग पर इलेक्शन थ्योरी की टॉपिक वाइज क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें इलेक्शन के सभी टॉपिक धीरे धीरे आपके कवर कर दिए जाएंगे। अगर आपको कोई सुझाव हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए, आज का अपना टॉपिक अपन ने रखा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आज का टॉपिक रखा गया है ये इलेक्शन थ्योरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इस तरह से सबसे पहले प्रारंभ अपन इलेक्शन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे। अब देखो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन देखें परिभाषा, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा अन्य आवेश वाहकों के गुण, व्यवहार, अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब देखो, अपन जो अपना ट्रेड है या अपनी जो ब्रांच है उसे अपन इलेक्ट्रिकल कहते हैं या इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उसका जो बेसिक टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बढ़ गई है, तो इसी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, होगा क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा अन्य आवेश वाहकों के गुणों, व्यवहार, अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाएगा, तो वह शाखा कौन सी होगी आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगी। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इलेक्ट्रॉन से हुई है। आपने देखा होगा कोई भी अगर पदार्थ होता है उसकी परमाणु संरचना अपन पढ़ी है, तो उसकी बाह्य कक्षा में जो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसी इलेक्ट्रॉन्स से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखा जाए तो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार क्या होगा आपका? अर्धचालक को माना जाता है। यानी जैसे अपन देखें, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार अर्धचालक को माना जाता है। यानी जो अपने सेमीकंडक्टर होते हैं उनके बारे में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो भी बनेंगे उनमें सेमीकंडक्टर्स का यूज ज़्यादा किया जाएगा। जैसे अगर पूछा जाए भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक कौन कौन से होंगे, तो जैसे आपका डायोड है, ट्रांजिस्टर है, प्रतिरोध है और आदि। ये तो थी इसकी परिभाषा। फिर अपन आगे इसमें देखेंगे वैद्युतिक अवयव। तो वैद्युतिक अवयव में देखेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया है अपना। एक आपका हो जाएगा निष्क्रिय और एक दूसरा हो जाएगा आपका सक्रिय, जिसे अपन पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाई अपना जो निष्क्रिय अवयव है या पैसिव कंपोनेंट है वो क्या होगा, कैसे होता है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी एक्टिव पैसिव कंपोनेंट कौन से होंगे आपके। तो देखो, सबसे पहले पैसिव कंपोनेंट को समझने के लिए आपको ओम का नियम और किरचॉफ का नियम याद होना जरूरी है। अब देखो, आप सबने पढ़ा है ओम का नियम क्या होता है, यानी V बराबर IR, ये हो जाएगा आपका ओम नियम। किरचॉफ के दो नियम होंगे, एक जिसे अपन वोल्टेज का नियम कहते हैं और एक जिसे अपन धारा का नियम कहते हैं। वोल्टेज का नियम यानी विभवपात परिपथ के बराबर, और धारा का नियम ये कहता है एक नोड पर आने वाली धारा और उस नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होगा। तो ये जो नियम अगर आपको दोनों याद है तो आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो, निष्क्रिय अवयव यानी वह वैद्युतिक अवयव जो आपका ओम का नियम, किरचॉफ के नियम की अनुपालना करेंगे, कौन से अवयव कहलाएंगे? निष्क्रिय अवयव कहलाएंगे। अब कहलाएंगे, पर इनमें आते कौन कौन से हैं, तो देखिए उदाहरण के रूप में आपका जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक और आदि। देखो विद्यार्थी, इसी तरीके से आप अपने नोट्स भी तैयार करें ताकि आपको फायदा बहुत ज़्यादा होगा। फिर अपन देखें, यह अवयव ऊर्जा को स्टोर रखते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले देखें तो ये क्या करेंगे, आपके ऊर्जा को एकत्रित रखने का कार्य भी करेंगे, किंतु वोल्टेज एवं धारा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते। अब देखो, अपन इनको कंपैरिजन में करके याद रखेंगे भाई, ये वे क्या करेंगे, ऊर्जा को स्टोर तो रखेंगे अपने के अंदर, लेकिन ये उस ऊर्जा को किसी रूप से वोल्टेज एवं धारा के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते।
एवं नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट बिंदु अपना देखें, यह स्वयं विद्युत संकेतों की प्रोसेसिंग करने में सक्षम नहीं होते जबकि प्रचलन में सहायता करते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट होंगे अपने, प्रतिरोधक है, संधारित्र है, प्रेरक है, ये क्या नहीं कर सकते, स्वयं जो वैद्युत संकेतों की प्रोसेसिंग सक्षम नहीं कर सकते लेकिन उनके प्रचलन में सहायता कर सकते हैं। यानी किसी प्रकार से इनपुट सिग्नल को खुद नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग में हेल्प करने का कार्य करते हैं। ये कहलाते हैं आपके निष्क्रिय अवयव। फिर आगे देखा जाए महत्वपूर्ण बिंदु, तो इनका व्यवहार रैखिक होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें और याद भी रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से वन लाइन अगर आपके क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इनका व्यवहार कैसा होगा, आपका रैखिक व्यवहार होता है। आगे अपन देखेंगे अपना एक्टिव कंपोनेंट, जिसे अपन सक्रिय अवयव भी कहते हैं। तो देखो, पैसिव में अपन ने पढ़ा था जो ओम व किरचॉफ के नियम की पालना करते हैं, इसके विपरीत हो जाएगा आपका एक्टिव कंपोनेंट, यानी वह अवयव जो ओम तथा किरचॉफ के नियम की क्या नहीं करते, अनुपालना नहीं करते, यानी इस नियम पर आधारित नहीं है। ओम का नियम V बराबर IR और किरचॉफ का नियम वोल्ट, दो प्रकार का होगा, एक हो जाएगा वोल्टेज नियम और धारा नियम। अगर आपको ये नियम नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिक थ्योरी के नाम से जो टॉपिक है उसके अंदर आप देखेंगे तो ओम के नियम व किरचॉफ के नियम पे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिर अपन देखें भी इनके उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो अपन देखने को मिलेगा जैसे आपका डायोड है, ट्रांजिस्टर है, थाइस्टर है, ये सब किसके उदाहरण होंगे, आपके एक्टिव कंपोनेंट के, डायोड, ट्रांजिस्टर और थाइस्टर। ठीक है। फिर अपन देखें तो यह अवयव वोल्टेज एवं धारा के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एकदम देखना, पैसिव जो था अपन ने उसका विपरीत होगा आपका एक्टिव के अंदर। ये वो क्या करेंगे अपना, यह अवयव वोल्टेज एवं धारा के रूप में ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। फिर आगे अगला बिंदु देखें अपन, तो यह परिपथ में इनपुट सिग्नल की वोल्टेज शक्ति का प्रवर्धन करते हैं, यानी इनपुट सिग्नल की शक्ति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इनका व्यवहार कैसा होता है, अरेखीय होता है। तो इसको भी आप अंडरलाइन करके याद रखेंगे कि जैसे एक्टिव कंपोनेंट का व्यवहार रैखिक होता है, उसी तरीके से पैसिव कंपोनेंट आपका रैखिक और एक्टिव कंपोनेंट आपका अरैखिक होगा। इसी क्रम में अपन आगे देखेंगे अपना वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण। देखो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में अपन ने देखा, शुरुआत की उसकी परिभाषा से, फिर अपन ने वैद्युतिक अवयव को देखा। तो वैद्युतिक अवयव अपने दो प्रकार के, एक अपना पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट, जो कि ओम के नियम और किरचॉफ के नियम पर आधारित हैं दोनों। फिर अपन देखेंगे अपना वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसमें अपन ने देखेंगे भी अपना जो वैद्युतिक पदार्थ होता है वो तीन तरीके का होगा। एक आपका चालक, सरल भाषा में जिसे अपन कहते हैं विद्युत के लिए जो सुगमता प्रदान करे। दूसरा अचालक, जो विद्युत के लिए कुचालक की भांति कार्य करे। अर्धचालक, जो क्या हो, जिसमें चालक का भी गुण पाया जाता है और अर्धचालक, दोनों का जो गुण पाया जाता है, उन दोनों को एक सम्मिलित रूप से अपन क्या कह सकते हैं, अपना अर्धचालक कह सकते हैं। ठीक है। जैसे वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण किया जाए तो कितने प्रकार के होंगे, चालक, अचालक और अर्धचालक। आगे अपन देखें चालक किसे कहते हैं, तो चालक, जैसे देखो नाम से पता चल रहा है अपना चालक, यानी जो क्या करेगा, विद्युत को चालक करेगा। यानी देखो, विद्युत धारा का सुगमता से प्रवाह होता हो, यानी वह पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का सुगमता से प्रवाह हो, क्या कहलाएगा, आपका चालक कहलाएगा। अब ऐसे पदार्थ होते कौन कौन से हैं, तो उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो सबसे चालक पदार्थ कौन सा है, आपका चांदी, फिर आपका कॉपर, तांबा, या ये आपका एल्यूमिनियम, और बहुत सारे प्रकार होते हैं। सोना भी आपका चालकता के अंदर ही काउंट किया जाता है। फिर अपन देखें चालक पदार्थ की चालकता किस पर निर्भर करती है। अब देखो भाई, चालक तो हो गया, लेकिन इनमें चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम को क्यों शामिल किया गया है, इनके पीछे क्या राज है। तो अपन देखेंगे चालक पदार्थ की चालकता किस पर निर्भर करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। चालक पदार्थ की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कोई भी अगर पदार्थ परमाणु है उसकी क्या होती है, नाभिकीय संरचना होगी। ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी अगर परमाणु पदार्थ है, जैसे आपने चांदी ली, तांबा लिया, एल्यूमिनियम लिया, तो इसमें देखो
इस तरीके इसका केंद्रक होगा, फिर ये इसकी बाह्य कक्षाएं होती है। तो इन बाह्य कक्षाओं में देखो आपको पता है मध्य कक्षा में जो इसके होते हैं ये पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये फिर जो बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसका नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉन। पदार्थ के मध्य केंद्र में पाए जाने वाले पदार्थ हो जाएंगे आपके अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और बाह्य कक्षा में चक्कर लगाने वाले हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपने किसी पदार्थ की परमाणु संरचना आपने पढ़ी है तो अपन ने देखा होगा, यानी पहला जो केंद्रक है उस केंद्रक की जो बाहर की कक्षा होती है इसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपके 2, फिर इस कक्षा में हो गए आपके 8। इसी तरीके से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18 और जो चौथी कक्षा की संख्या होती है 32। इस तरीके से अब देखो इनमें चालकता निर्भर कैसे करती है, जैसा कि आप सभी देखेंगे इनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने देखी है तो 2, 8, 18 और 32, लेकिन एक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, पदार्थ को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी जरूरी है? 8। अगर यह बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये पदार्थ क्या करेगा, पूर्ण रूप से स्थायित्व प्रदान प्राप्त कर लेगा और किसी अन्य पदार्थ से कोई क्रिया नहीं करता है। लेकिन चालक पदार्थों के अंदर बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आप अगर देखें तो देखो पदार्थ की अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 5, 7 व 6। इस तरीके से अब आपको पता है भाई बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब तो क्या होगा वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। लेकिन अपन ने देखा अगर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है और 7 है तो वो किसकी भांति कार्य करेगा? चालक के भांति कार्य करेगा, क्योंकि इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे अगर उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है तो इसको कितने चाहिए? 7 चाहिए। तो क्या करेगा? किसी अन्य पदार्थ से ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने पर उसने क्या की? क्रिया की, और क्रिया करने ही की का गुण क्या होगा आपका? चालकता का गुण कहलाता है। इसी प्रकार अलग अलग पदार्थों की चालकता अलग अलग होती है और निर्भर किस पर करती है? आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर चालकता निर्भर करती है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए चालक पदार्थ की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3, 5, 6 और 7। अब आप पूछोगे सर 4 कहाँ गया और 8 कहाँ गया? तो देखो अपन आगे पढ़ेंगे अचालक और अर्धचालक, उसके अंदर अपन 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का भी वर्णन करेंगे, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आगे अपन देखें अपना अचालक, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है अचालक, तो वह पदार्थ जिसके अंदर क्या नहीं होगी? विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा, क्या कहलाएगा? आपका अचालक कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे अपन देखें तो आपका रबड़ है, कागज है, या चीनी मिट्टी के बर्तन, या जिसे अपन चीनी मिट्टी के जिसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर का निर्माण करते हैं, जिनमें पोल टावर्स के ऊपर प्रयोग किया जाता है चीनी मिट्टी से बने इंसुलेटर। अब अगर देखें पदार्थ की अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नहीं, मुक्त नहीं होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कक्षा संतृप्त हो जाएगी, और जब कक्षा संतृप्त हो जाएगी तो किसी पदार्थ अन्य पदार्थ से क्या नहीं करेगा? क्रिया भी नहीं करेगा, और क्रिया न करने की वजह से क्या कहलाता है? अचालक कहलाता है। अब आगे अपन देखें अपना अर्धचालक। तो अर्धचालक में अपन देखेंगे वह पदार्थ जो सामान्य अवस्था में तो अचालक होता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में चालक के भांति व्यवहार करता है। अब देखो सामान्य अवस्था में तो ये पदार्थ क्या होगा? आपका अचालक होगा, यानी विद्युत का धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में क्या करेगा? चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उदाहरण के तौर पे कार्बन, जर्मेनियम व सिलिकॉन। अब देखो आपने तीनों देख लिया, चालक, अचालक और अर्धचालक। आपने देखा भाई चालक होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 5, 6 और 7 चालक के अंदर। अपन ने देखा अचालक के अंदर
8। और जो अर्धचालक देखा उसके अंदर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी देखी अपन ने? 4। तो जो पदार्थ होगा उसकी चालकता, अर्धचालकता या अचालकता किस पर निर्भर कर रही है? उस पदार्थ की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब चालक की बाह्यतम कक्षा में पूछे तो आपका जवाब होगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए विचालक पदार्थ की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1, 2, 3, 5, 6, 7, जबकि अर्धचालक पदार्थ की पूछे तो कितनी होगी? 4 होगी। और जबकि कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ की पूछे तो कितनी होगी? आपके 8 होगी। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे अपने महत्वपूर्ण रूल्स जो आपके चालक, अर्धचालक और कुचालक सभी पर लागू होंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी चालकता क्या होगी? देखो, चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध तो क्या होता है? बढ़ता है। और चालकता क्या होती है? घटती है। यानी जैसे आपका कोई भी चालक पदार्थ है वो संपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन अगर उसका आसपास का तापमान बढ़ेगा तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसा कि अपन सभी को पता है चालक और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा नियम अपन देखें तो चालक में अर्धचालक कौन से आपके? जो अर्धचालक है उसमें तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? उनका घटता है। और चालकता क्या होती है? बढ़ती है। तो ये दोनों नियम पढ़ने से अपन को पता चला चालक और अर्धचालक एक दूसरे से क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं नियमानुसार। जैसे अपन ने चालक में तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था और चालकता घट रही थी। किंतु जो आपका अर्धचालक है उसमें तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता तो घटती है और चालकता आपकी बढ़ती है। तीसरा नियम देखें अपन तो अर्धचालकों में प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ताप गुणांक ऋणात्मक यानी तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। अगला बिंदु देखें अपना तो अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाई जा सकती है, जबकि चालकों में ऐसा नहीं किया जा सकता। ये तो अपन ने अर्धचालक की परिभाषा में ही देखा था। यानी जो आपका अर्धचालक होता है वो सामान्य अवस्था में तो क्या होगा? कुचालक की भांति कार्य करेगा, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर चालक के भांति कार्य करेगा। और वो विशिष्ट परिस्थितियां कौन सी होती है? उस अर्धचालक में अपन क्या मिलाएंगे? अशुद्धि मिलाएंगे। और जब अर्धचालक के अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो किसकी भांति कार्य करेगा? आपका चालकता के भांति कार्य करने लगता है। फिर एक छोटी सी सारणी है जिसे आप याद कर लें और विभिन्न पदार्थों की इसमें चालकता, प्रतिरोधकता दे रखी है। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे वैसे चालकता और प्रतिरोधकता अलग अलग दे रखा है और चालक भी अलग दे रखे हैं, अर्धचालक भी और आपके अचालक भी। तो देखो चालक के अंदर दे रखे हैं अपने 3 पदार्थ सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। अर्धचालक के अंदर जर्मेनियम व सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और अचालकों के अंदर पोर्सलिन, ग्लास व कठोर रबड़ का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपका पुटअप होता है भाई जो आपका सिल्वर है उसकी चालकता क्या होगी, या उसका प्रतिरोधकता, या जो पोर्सलिन होता है उसकी प्रतिरोधकता, या जो जर्मेनियम होता है या सिलिकॉन होता है इनकी चालकता या प्रतिरोधकता। इस तरीके से ये विद्यार्थियों आप सभी की बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर इलेक्शन थ्योरी के टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करो, तो आज मैंने शुरू की है। आपको क्लास कैसी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या सुधार करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। आपकी क्या क्या डिमांड है वो अपन धीरे धीरे पूरी कर दी चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।